हेलो स्टूडेंट्स, श्री वर्धमान विद्यालय महसाणा से प्रस्तुत करता ज्योति सोलंकी। आज हम कक्षा 9 का सेकेंड चैप्टर न्याय मंत्री जिसका हम अभ्यास करेंगे। न्याय मंत्री के लेखक है सुदर्शन और यहाँ पे आप उनका फोटो देख सकते हो। ये प्रेमचंद परंपरा के कहानीकार थे, सुधारावादी, आदर्शोन्मुख और यथार्थवादी लेखक थे। यहाँ पे उनका जीवन परिचय हम देखें तो साहित्यिक नाम उनका सुदर्शन था, वास्तविक नाम उनका बद्रीनाथ भट्ट था। उनका जन्म सन 1896 में हुआ था। उनका जन्म स्थान सियालकोट पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के उत्तर पूर्व में स्थित है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। उन्होंने बीए तक का अभ्यास किया था। कर्म क्षेत्र से वह साहित्यकार, पटकथा लेखक थे और उनकी मृत्यु सन 1968 में हुई। उनकी भाषा जो थी वो उर्दू और हिंदी थी। उनकी भाषा शैली सरल, स्वाभाविक, प्रभाव उत्पादक और मुहावरेदार थी। उनकी रचनाओं में उर्दू, फारसी और अरबी के शब्द पाए जाते थे। विधाएं उनकी देखें तो कहानी, उपन्यास, फिल्म, पटकथा, फिल्म निर्देशन और गीत जैसी उन्होंने रचनाएं की थी। उनकी कहानी संग्रह देखें तो हार की जीत उनकी पहली कहानी थी। सच का सौदा, अंधकार, गुरु मंत्र, दिल्ली का अंतिम दीपक, परिवर्तन, राजा, तीर्थ यात्रा, पत्थरों का सौदागर, पृथ्वी वल्लभ, पुष्पलता, सुप्रभात, पनघट, नगीना आदि उनकी कहानी संग्रह थे। एकमात्र उपन्यास उन्होंने भागवंती लिखा। प्रहसन उन्होंने आनरेरी मजिस्ट्रेट, फिल्म पटकथा सिकंदर, फिल्म निर्देशन उन्होंने कुंवारिया विधवा का किया। गीत उन्होंने फिल्म धूप छाँव 1935 में के प्रसिद्ध गीत तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा, उसके बाद बाबा, मन की आंखें खोल आदि उन्होंने गीत भी लिखे थे। यहाँ पे मैंने कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जो लिए हैं वो आपको आपकी नोटबुक में लिख लेना है। यहाँ पे मैंने मुहावरे के अर्थ लिए हैं जो आपको नोटबुक में वाक्य प्रयोग के साथ लिखना है। न्याय मंत्री, यहाँ पे ये कहानी को हम अब विस्तार से देखेंगे कि संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। शाम का समय हो चुका था, चारों ओर अंधकार भी फैल चुका था और ऐसे में किसी ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? अंदर से पूछा। ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा कि कौन है? थोड़ा दरवाज़ा खोल के पूछा। एक परदेसी, बाहर से आवाज़ आई। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? एक परदेसी खड़ा था बाहर। उसने बोला कि मुझे तो एक रात के लिए ठहरने दोगे? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उसके सामने एक नवयुवक खड़ा था। शिशुपाल ने आवाज़ सुनी कि मैं एक परदेसी हूँ, तो दरवाज़ा खोला तो उसके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि यह मेरा सौभाग्य है, अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। शिशुपाल ने दरवाज़ा खोल के बोला कि ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे घर मेहमान बन के आए, तो आप पधारिए, जिससे आपके चरणों से मेरा घर पवित्र हो जाएगा। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। जैसे कोई मेहमान आते हैं तो हम जल का या खान पान का जैसे पूछते हैं, तो वैसे ही उनका आदर सत्कार किया शिशुपाल ने। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा कि आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। दोनों बातें करने लग गए कि बोले आजकल तो हमारे राज्य में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, पर इस बात से परदेसी सहमत नहीं हुआ। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। यानी कि बोलना सरल है पर करना कठिन होता है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। शिशुपाल जो था ब्राह्मण युवक, उसने बोला कि मुझे अगर ये मौका मिले तो मैं दिखा दूं कि न्याय किस प्रकार होता है। तो आप अवसर चाहते हो? ये कौन बोला? परदेश युवक। हाँ, अवसर चाहता हूँ। शिशुपाल ने बोला कि हाँ, मैं तो ये अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं।
कोई अपराधी दंड से न बचेगा? नहीं। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। परदेसी ने बोला कि तू ये जो बोल रहा है, बोलना सरल है पर काम करना कठिन है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। उसने क्या बोला कि ब्राह्मण के लिए, कि मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर के बाद वे सो गए। वो थोड़ा उसके सामने मुस्कुरा दिए और ज़्यादा कुछ बोले नहीं और फिर वो सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली कि तेरा बहुत आभार कि तूने मुझे रात ठहरने दिया। और वह सुबह उनके घर से वो विदा हो गया, यानी कि निकल गया। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। फिर क्या हुआ? कुछ दिनों बाद राजा के सिपाही आए शिशुपाल के घर और उन्होंने बोला कि आपको राजा ने दरबार में बुलाया है। शिशुपाल सहम गया। शिशुपाल थोड़ा घबरा गया कि ऐसे क्या हुआ कि राजा ने मुझे बुलाया है। वे समझ ही नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। वो समझ नहीं सका कि सम्राट ने उन्हें उनके घर पे क्यों बुलाया है। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। जैसे ही दरबार में पहुंचा तो वो तो थोड़ा डर गया कि चिंतित होने लग गया कि ऐसा कहीं वो जो रात को मेरे घर जो परदेसी आया था उसने तो कहीं राजा को मेरी शिकायत नहीं कर दी ना। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी सम्राट अशोक थे। वो दरबार में पहुंचा तो उसने देखा कि जो परदेसी के रूप में उनके घर जो नवयुवक आया था वो कौन थे? खुद सम्राट अशोक थे। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? अब तो यहाँ पे पहले ही दोनों की बात हो चुकी थी। उसने बोला था कि अगर मुझे न्याय मंत्री बना दिया जाए तो मैं न्याय का डंका बजा के दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो राजा ने तो प्रस्ताव रख दिया कि आप तैयार हैं न्याय मंत्री के लिए। पहले तो शिशुपाल घबराए और फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बोले कि अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए। चलो बहुत ही अच्छा, मैं कल से आपको न्याय मंत्री घोषित करता हूँ, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतार कर शिशुपाल को पहना दी। उन्होंने जो अपने हाथों में अपनी हाथों की उंगली में जो अंगूठी पहनी थी वो उतार कर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट की राज मुद्रा थी। ये क्या था? सम्राट अशोक की राज मुद्रा, यानी कि शासन की निशानी के तौर पे उन्होंने अंगूठी शिशुपाल को भेंट दी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़कर जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई थी। यहाँ पे शिशुपाल की अच्छी व्यवस्था से लोग बिंदास हो गए थे। अपने घर के दरवाजे भी खुले छोड़ के जा रहे थे। चारों तरफ उसकी अच्छी व्यवस्था की धूम मची हुई थी। लगभग 1 महीने के बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। अब जैसे शिशुपाल न्याय मंत्री बना तो 1 महीने बाद ऐसी घटना घटी कि जो पहरेदार था तो उसकी किसी ने हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। जैसे ही सुबह हुई तो सब अंदर अंदर बातें फैल गई कि किसी ने पहरेदार की हत्या कर दी है। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। लोग तो बहुत हैरान रह गए और शिशुपाल भी बहुत चिंतित हो उठा कि ऐसा किसने किया होगा। उन्होंने तो खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में दिन रात एक कर दिया। वो तो कड़ी मेहनत से जो अपराधी था उसका पता लगाने में कड़ी मेहनत करने लगा। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। बहुत प्रयत्न के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बहुत उसने प्रयत्न किया, पर कुछ दिनों बाद उसको अपराधी का पता चल गया तो वो तो बहुत ही आश्चर्य
में मतलब पड़ गया और उसका मतलब आश्चर्य का ठिकाना न रहा, यानी कि अपराधी का उसको पता चल जाने से वो खुश हुआ। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। अब उसको पता चल गया कि स्वयं जो सम्राट अशोक थे उन्होंने ही पहरेदार की हत्या की थी। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी और सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे, एक और वे न्याय मंत्री और दूसरी ओर वह सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। यहाँ पे देखे कि एक तरफ उनको न्याय भी करना था और दूसरी ओर जो अपराधी था वो कौन था, सम्राट अशोक थे। तो उनको मतलब दोषी बताना भी थोड़ा कठिन था। तो पर न्याय की दृष्टि में देखा जाए तो सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता है। न्याय न राजा देखता है ना रंक देखता है। अगले दिन शिशुपाल को दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक ने सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? जैसे ही शिशुपाल दरबार में पहुंचे और सम्राट अशोक ने पूछा कि अपराधी का पता चला, न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ चल गया। न्याय मंत्री जो थे उन्होंने बोला, शिशुपाल ने कहा हाँ पता चल गया, तो फिर उसे उपस्थित करो। राजा ने हुक्म दिया कि तो उसे यहाँ पे लाओ, प्रस्तुत करो, यहाँ हमारे सामने अपराधी को हाजिर करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारियों को संकेत करते हुए बोले, धनवीर इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। पास में जो खड़े थे तो उनको न्याय मंत्री ने बोला कि अधिकारियों को संकेत करते हुए, यानी कि राजा की तरफ निशान बताते हुए कहा कि धनवीर इनको गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ, यानी कि मैं कहता हूँ कि राजा को आप गिरफ्तार कर लो। जो संकेत था वो सम्राट की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। दरबार में तो एकदम शांति छा गई कि करे भी तो मतलब अब क्या करे, वो धनवीर भी मतलब राजा को गिरफ्तार कैसे कर सकता है। तो इशारा जो था वो राजा की ओर था। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? सम्राट तो एकदम मतलब गुस्से से लाल हो गए और बोले कि तेरा इतना साहस। और सिंहासन पे जो बैठे थे वहां से खड़े हो गए राजा। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। वो तो न्याय मंत्री था, तो उसने तो जैसे कुछ मतलब उसके चेहरे पे कोई हाव भाव ही न दिखे, जैसे कुछ उसने राजा का मतलब बोला सुना ही ना हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर से दोहराया, धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। कि मेरे मतलब देख क्या रहे हो, अपराधी को आप गिरफ्तार कर लो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। दूसरी क्षण में राजा के हाथों में हथकड़ियां पहना दी गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप है। न्याय मंत्री ने फिर बताया कि राजा आपके ऊपर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया हुआ है या लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। यहाँ पे जो सम्राट थे उसमें उसमें क्षोभ प्रकट हुआ कि मतलब वो करे भी तो अब क्या करे, क्योंकि अब तो पता चल गया था कि सम्राट अशोक ने ही पहरेदार की हत्या की थी। तो मतलब अब आप क्या उत्तर देना चाहते हो? न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? राजा को पूछा कि आप अपना अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर मेरा उदंड था, मेरा ये अविवेक था, मैंने मारा जरूर है उसको। सम्राट का उत्तर था। ये सम्राट बोले, वह उदंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है। ये पहले तेरा अविवेक था या नहीं मैं नहीं जानता, पर आपने ये एक राज कर्मचारी की हत्या की है। तुम अपराधी हो, आप अपराधी है, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। बोले, इसकी सजा आपको मृत्युदंड दी जाती है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। ये न्याय मंत्री का फैसला था। सभा में सन्नाटा छा गया। सब लोग एकदम शांत हो गए, कोई कुछ मतलब बोला ही नहीं। न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर
सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए। यहाँ पे राजा तो शिशुपाल की परीक्षा लेना चाहते थे, तो उन्होंने तो अपना सिर झुका लिया और वो अपनी परीक्षा में सफल रहे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया। सम्राट खुद मतलब भाव विभोर हो गए कि ऐसा अच्छा न्याय मंत्री जो उन्होंने पाया था कि उसने राजा को भी सजा देने में कोई मतलब राजा को भी वो सजा मतलब देने के लिए वो तैयार हो गया। वहां पे उसको किसी बात का डर नहीं था। तो जो राजा थे वो भी भाव विभोर हो गए। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने शिशुपाल ने संकेत किया, इशारा किया कि एक जो राज कर्मचारी था वो सम्राट अशोक की एक सोने की मूर्ति लेकर वहां पे आ जाता है। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी को कोई नहीं, स्वयं सम्राट अशोक है। यहाँ पे कि ये सच है कि शिशुपाल बोले कि ये सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं। कौन थे? सम्राट अशोक थे। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है। हमारे जो हिंदू शास्त्र जो है उसमें राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, यानी कि जो राजा होता है वो प्रजा का पालक होता है, तो एक ईश्वर के समान उसका दर्जा है, इसीलिए उसको ईश्वर का रूप माना गया है। इसलिए ईश्वर ही उसे दंड दे सकते हैं। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उसके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पे लटका दिया जाए, जिससे लोगों में शिक्षा मिले। उसने बोला कि अब सम्राट को चेतावनी देकर हमें छोड़ देना है कि आगे से वो ऐसी गलती नहीं करेंगे और लोगों को मतलब पता चले कि इसलिए राजा की सोने की मूर्ति को फांसी पे लटका दिया जाएगा, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। यहाँ पे न्याय मंत्री की जय जयकार की लोगों ने। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह मुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। शिशुपाल ने बोला कि हे महाराज, आप ये राजमुद्रा जो आपने दी थी सोने की अंगूठी, वो आप वापस ले लो, मुझसे ये मतलब बोझ उठाया नहीं जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा कि आपने मेरी आंखें खोल दी। यहाँ पे सम्राट अशोक थे, वो भाव विभोर होकर बोले कि सही परिस्थिति समझाना, जो आपने मतलब सही परिस्थिति को मुझे समझाई और उसका ज्ञात जो कराया, तो आपने मेरी आंखें खोल दी। आपका साहस प्रशंसनीय है, आपका ये कार्य है वो वास्तव में प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। बोले, आपके जैसा मुझे और कोई न्याय मंत्री नहीं मिल सकता है। और न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। राजा ने मतलब जो वो राजमुद्रा वापस देना चाहते थे वो उन्होंने मना कर दिया कि तेरे से अच्छा मुझे और कोई न्याय मंत्री नहीं मिल सकता। इसके जवाब में न्याय मंत्री कुछ नहीं बोले। और यहाँ पे ये जो कहानी है वो पूरी होती है। तो यहाँ पे एक सच्चा और ईमानदार न्याय मंत्री पाने से राजा भी खुश हुए और शिशुपाल को ही अपने राज्य का न्याय मंत्री घोषित किया। और मतलब उसका जो प्रस्ताव था न्याय मंत्री नहीं रहने का, वो भी उन्होंने ठुकरा दिया और बोले कि तेरे से अच्छा मुझे और कोई न्याय मंत्री नहीं मिल सकता है। यहाँ पे ये कहानी पूरी होती है। इसका जो स्वाध्याय है वो आपको आपकी नोटबुक में लिख लेना है। यहाँ पे कुछ भी मतलब आपको नहीं समझ में आए तो आप हमें पूछ सकते हो। आभार। अस्तु।